प्रिय मित्रों, आज मैं पिछले सेशन के कंटिन्यूशन में ही अरेंज्ड मैरिज एवं लव मैरिज पे आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहूँगा। 2018 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें लगभग 1,60,000 घरों को शामिल किया गया कुछ बातें पता करने के लिए लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के बारे में। उस सर्वे में ये पाया गया कि 93% जो है 93% इंडियन जो लोग हैं वह शादी अरेंज्ड मैरिज के रूप में करते हैं। केवल मात्र 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने लव मैरिज की थी और 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने लव कम अरेंज्ड मैरिज की थी। यानी कि वो पहले से लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद किसी एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट से संपर्क किया और फिर दोनों परिवारों का इस तरह से मिलन हुआ और बात बन गई और उनकी शादी हो गई। यानी कि 5% कुछ ऐसे लोग थे जो लव मैरिज की कैटेगरी में आ सकते हैं या लव कम अरेंज्ड मैरिज की कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है। इसके अलावा ये पाया गया है कि 94% जो ऑक्टाजेनेरियन थे यानी कि जो 80 साल से ऊपर थे उनमें से उनका सर्वे भी इसमें इंक्लूडेड था। तो उसमें पाया गया है कि 94% उस उम्र के लोगों ने जो है वह अरेंज्ड मैरिज की थी और जो अब के युवक जो शादीशुदा करने वाले थे हैं एलिजिबल हैं अभी की नहीं है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि 90% ने यही कहा 90% ने कि हम अरेंज्ड मैरिज से ही शादी करेंगे। यानी कि इतना काल बीतने के बावजूद भी लगभग 80 साल बीतने के बावजूद भी जो विचारधारा है वह वही बनी रही कि मैक्सिमम लोग जो हैं यानी कि 93-94% लोग जो हैं वो अरेंज्ड मैरिज में विश्वास करते हैं। केवल मात्र 5% के करीब ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज से शादी जिन्होंने की है। इसी सिलसिले में एक इंटरफेथ कि अगर लोग इंटरफेथ यानी कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध ये जो आपस में अगर शादी करते हैं तो उनके क्या विचार हैं, इसमें पाया गया कि 80% जो मुस्लिम फैमिलीज थीं उन्होंने ये कहा कि इंटरफेथ शादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सबने मना किया। लेकिन हिंदुओं में सिर्फ 65% लोगों ने ऐसा कहा कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी शादी चल नहीं पाएगी, यह मेल बैठ नहीं पाएगा। तो 80% मुस्लिम ऐसा सोचते थे और 65% जो है वो हिंदू इस तरह का सोचते हैं। इसके अलावा कास्ट सिस्टम, कास्ट फैक्टर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कास्ट सिस्टम के लिए जब पूछा गया, एक सर्वे 2014 में किया गया जिसमें करीब 70,000 लोगों को प्रश्न पूछे गए और 10% से भी कम लोगों ने ये कहा कि हमें अपनी जाति या कास्ट से बाहर शादी करनी चाहिए। बाकी सब ने यही कहा कि अच्छी शादी चलने के लिए हमें अपने कास्ट में या अपनी जाति में ही या सब कास्ट को कंसिडर करते हुए जो भी उसके लिए नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। और इंटर मैरिज के लिए सिर्फ 5%, वो भी अर्बन एरिया में, शहरों में लोगों ने ये कहा कि हाँ ऐसी शादी हो सकती है, आदमी आउट ऑफ रिलीजन जा सकता है। सिर्फ 5% लोगों के लिए इसकी एक्सेप्टेंस थी। यंगर पीपल जो इंडिया के हैं, जो जवान हैं, यंग हैं, वो लोग जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अपने कास्ट और उसके बाहर रिलीजन के बाहर शादी के अलावा जो है
जो सम्मान जो है एक दूसरे के लिए वह बिल्कुल होना चाहिए। और एक कुछ ऐसा लगा कि जैसे उनको अपने ही अपने से दूसरी जातियों को सम्मान देने में वो अपने आप को एक हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का गर्व लेते हैं। लेकिन शादी में वो विश्वास नहीं रखते कि भी इस तरह की शादियां चल पाएंगी। ऐसे ही विलिंगनेस उनमें अपनी कास्ट को लेकर भी थी। इसी कास्ट फैक्टर को लेकर के 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें करीब करीब 1000 लोगों को अपनी होने वाली पत्नी के बारे में पूछा गया कि वो उस किसी अपनी कास्ट में जाना चाहेंगे, कास्ट ग्रुप में जाना चाहेंगे, या अपने कास्ट ग्रुप से बाहर शादी करना चाहेंगे अगर उनको मौका मिलता है। तो प्राय सभी ने ये कहा कि जहाँ तक संभव है वो अपने ही समाज में, अपने ही कास्ट ग्रुप में शादी करना चाहेंगे। ये एक 2015 का फैक्टर है। क्यों कि अलग विभिन्न विभिन्न कास्ट ग्रुप्स होंगे या सोशल ग्रुप्स होंगे तो उनको आपस में पारिवारिक लेवल पे और सामाजिक लेवल पे भी और व्यक्तिगत लेवल पे भी एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान रीति रिवाजों का देश है। तो रीति रिवाज, खान पान, वो सब एक कास्ट सिस्टम में, सोशल सिस्टम में हमारे यहाँ बदलता रहता है। और जो और भी कई जो सामाजिक नियम है या सामाजिक परंपराएं हैं वो भी कास्ट और जाति के साथ में अलग अलग होती है। खान पीन भी अलग अलग थोड़ा हो जाता है और मिलने जुलने का और सभी संपर्क करने का जो तरीका है वो कास्ट और जाति पे निर्भर करता है। इसलिए अगर सेम कास्ट में होगा तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा लोगों का कहना था। इंटर रिलीजन के लिए एक बार फिर एक कोशिश की गई। अमेरिकन एक रिसर्च ग्रुप था, नो प्रॉफिट नो लॉस रिसर्च ग्रुप था। उन्होंने हिंदुस्तान में करीब 30,000 लोगों को कांटेक्ट करके, जिसमें करीब 17 लैंग्वेज के डिफरेंट बोलने वाले लोगों को उन्होंने शामिल किया। और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू इसमें 80% थे। इस ग्रुप को जो सिलेक्ट किया गया, हिंदुओं की संख्या 80% थी उसके अंदर, और 14% उसमें करीब मुस्लिम लोग थे। और जब उनसे इस प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इंटर रिलीजन मैरिज है उसके लिए सहमति, जैसा पहले मैंने बताया कि 84% मेजॉरिटी ग्रुप ने कहा कि भाई हम उनके धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनके धर्म को इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं हमारी संस्कृति का, सभी धर्मों को। और लेकिन हर धर्म को अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने का अधिकार है, और उसके अलावा अगर वो अपने अपने ढंग से रहना चाहते हैं ग्रुप्स में तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक शादी का प्रश्न आता है तो वो उस बात के लिए प्राय सभी लोगों का यही उत्तर था कि हम शायद ये शादियाँ ऐसी न चल पाएं। अरेंज्ड मैरिज में जैसे हमने कहा कि भाई इसमें कुछ एडवांटेज हैं, कुछ अरेंज मीन्स जब दो फैमिलीज मिलकर के डिसाइड करती हैं, बीच में कोई एक लिंक हो सकता है जो लिंक उन दोनों को एक छत के नीचे लाए, एक जगह ला करके उनसे बात करवाए। वो अक्सर हर समाज में ज़्यादातर ऐसे लोग जो जिनकी पकड़ या जिनकी पहुंच बहुत से लोगों के साथ में रहती हैं, ऐसे ग्रुप जैसे पंडित ब्राह्मण जो है वो सभी घरों में जाते हैं, करते हैं, तो उनकी अप्रोच होती है तो वो ध्यान रखते हैं, वो लोग बताते हैं कि साहब वहाँ एलिजिबल कपल है, वहाँ पे ये है आपकी जाति में, ये सब। या नाई वगैरह जिनकी हर घर में अप्रोच रहती है, जो हर घर में जाते हैं। तो इस तरह से कई परंपराओं से कुछ ऐसी सब जातियाँ हैं जो प्राय जिनको हर घर में जाते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और ये लोग परिवार पे नज़र भी रखते हैं और एक दूसरे परिवार को मिलाने के लिए अक्सर वो बिचौले का काम भी कर देते हैं। और फिर दोनों फैमिलियां मिलकर के और अपना डिसीजन लेती हैं, पूरे परिवार मिलते हैं शादी से पहले और अपनी परंपराएं सबके अनुसार से सब कुछ तय करके फिर शादी
होती है, इसको हम कहते हैं, यानी कि अपने जो कल्चरल रीति रिवाज हैं उन सबको मानते हुए और फिर वो अपने सोशल ग्रुप के हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं, उसको हम कहते हैं अरेंज्ड मैरिज। अब अरेंज मैरिज के फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये कि दोनों डिसीजन जो होते हैं परिवार लेते हैं, दोनों परिवार देखते हैं, वो आपस में मिलते भी हैं, एक दूसरे का पता भी करते हैं, तहकीकात भी करते हैं। और ये जो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन एक व्यक्ति का होता है वो सब मिल कर के लेते हैं। उसमें लड़के को भी पूछा जाता है, जो शादी के जो दूल्हा है, जो शादी जिसकी होनी है उसको भी पूछा जाता है, उसकी राय भी ली जाती है। लेकिन इसमें यह है कि शादी के बाद कभी कभी एक इंटीमेसी डेवलप करने में बड़ी दिक्कत आती है, ये बड़ा समय लगता है। जो एक संबंध बनता है बाद में पति पत्नी का, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि दोनों अनजान हैं तब तक, दोनों परिवार एक दूसरे से अनजान हैं, दोनों लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, वो नहीं जानते एक दूसरे के बारे में सिवाय इसके कि कभी 5-10 मिनट उन्होंने आपस में बात की हो। इसलिए जो इंटीमेसी रहती है वो डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा कभी कभी लड़के पे या लड़की पे अपने पीयर्स का, अपनी फैमिली का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, प्रेशर होता है कि वो अगर नहीं भी चाह रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो उनको हाँ करनी पड़ती है। अब आजकल तो इतना मौका भी है, पुराने समय में तो ये मौका भी नहीं मिलता था, तो कई बार बिना उसकी मर्जी जाने किए या उनको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए उनकी अपनी कंसेंट का प्रश्न नहीं हुआ करता था पुराने समय में। पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हम सब पूछ लेते हैं बच्चों से भी। लव मैरिज में जबकि दो आदमी आपस में मिलते हैं और वो एक दूसरे के लिए उनकी लाइकिंग डेवलप हो जाती है, प्यार हो जाता है, एक दूसरे को उनको ऐसा महसूस होता है कि हम समझते हैं और हम लंबे पीरियड तक एक साथ रहने के लिए या एक दूसरे के साथ में रहेंगे अगर, तो हम एक अच्छा परिवार बना पाएंगे, एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं और फिर वो अपना जो उसी पीरियड में हो सकता है उनकी इंटीमेसी भी डेवलप हो जाए, कभी कभी हो जाती है, नहीं तो कम से कम उनकी जो केमिस्ट्री है वो तो आपस में बैठ ही जाती है और उसके कारण उनको लगने लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इसलिए वो दोनों आइदर पेरेंट्स को कह करके और वो शादी के लिए प्रस्ताव अपना रखते हैं। और कभी कभी अगर पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं तो वो लोग जाकर के कोर्ट में या मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें कई बार फैमिली के लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते पूरी तरह से। कई जगह पेरेंट्स एग्री कर जाते हैं और वो उनकी मर्जी के हिसाब से अपनी धूमधाम से शादी करते हैं दोनों पेरेंट्स। पर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं जहाँ पे लड़का लड़की जो है वो अलग से जाके मंदिर में जाके या कोर्ट में जाके शादी करते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज या कौन सी ये हैं कि आपकी फैमिली हो सकता है इसमें आपको सपोर्ट नहीं करें। अरेंज्ड मैरिज में तो उनको सपोर्ट करना ही करना है क्योंकि उन्होंने शादी करवाई है, पर यहाँ वो आपको शायद सपोर्ट न करें। यहाँ पे डाइवोर्स की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ये देखा गया है बाहर भी और यहाँ भी कि जो अरेंज्ड मैरिज रहती हैं उसमें डाइवोर्स की रिस्क कम होती है और जो लव मैरिज होती है उसमें डाइवोर्स की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों के ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं होता, फैमिलीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता, वो फैमिली के अगेंस्ट में ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुके होते हैं। इसलिए ये दोनों जो शादी जिन्होंने लव मैरिज की है, बहुत बार उनको जो कल्चरल बैकग्राउंड है उनका, उसके कारण या दूसरी कल्चर में वो आए हैं तो वहाँ पे कई कल्चरल चैलेंजेस हैं जो उनको उनमें फेस करने पड़ते हैं और उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आखिर में अगर उन दोनों के दिल मिले हैं, अगर आपस में उनकी पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के अंडरस्टैंडिंग है तो सब चीज़ सॉल्व हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा उसमें समय लग सकता है, लेकिन यह सब एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की एक फाउंडेशन क्रिएट करने में थोड़ा सा समय
लगा सकती हैं ये सब कॉम्प्लिकेशन। अब हम कुछ लीड बताना चाहेंगे आपको। जब शादी है ही तो उसमें किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 होता है कंपेटिबिलिटी। हस्बैंड और वाइफ की दोनों का एक दूसरे के लिए अगर वो कंपेटिबल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो वह शादी और या वह पति पत्नी बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। इमोशनल इंटीमेसी होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल इंटीमेसी एक अलग है। फिजिकल इंटीमेसी में सेक्सुअल रिलेशनशिप और बाकी सब चीज़ें जो आती हैं वो हो गई, लेकिन एक इमोशनल इंटीमेसी जब तक वो डेवलप नहीं दोनों के बीच में होती, जब दोनों का सचमुच में आत्मा के लेवल पे दोनों का एक दूसरे के लिए पूरक होना नहीं बनता है, तब तक मामला कुछ पूरी तरह से जमता नहीं है। सक्सेस रेट फैमिली में ये देखा गया है कि जो अरेंज्ड मैरिज है उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा परिवार उसमें सपोर्ट करता है, हर आदमी आपको मदद करता है उसमें, और अगर कोई गलत चीज़ होती है तो उसमें लोग टोकते भी हैं। तो सक्सेस रेट ये देखा गया है कि जो अरेंज्ड मैरिज है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और जो लव मैरिज है उसमें डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होता है। उसमें फेलियर ऑफ मैरिज जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कि दोनों स्वच्छंद हैं, दोनों ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया था, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप उनमें हो चुकी होती है अच्छी तरह से, इसलिए लाइकिंग और डिसलाइकिंग बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो उनके जो है डाइवर्स ले लेने के, एक दूसरे के प्रति उकता जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि जो एक अरेंज्ड मैरिज है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि शादी में दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलके अपने लाइफ के गोल सेट करने होते हैं। अगर आप दो लोग अलग अलग गोल सेट करके चलेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आप दोनों मिल कर के अपने लाइफ के गोल सेट करते हैं, कितने बच्चे करने हैं, कब बच्चे करने हैं, और उसके बाद हर इशू पे, पैसे के बचाने के इशू पे, सेव करने के, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म्ड रख के, एक दूसरे की अगर आप डिस्कशन करके, एक दूसरे के विचार लेकर के और एक जॉइंट डिसीजन लेंगे अगर आप किसी भी मैटर का, तो ऐसी जो शादी है वो बिल्कुल लंबी चलती है, और उसमें इंटीमेसी हर चीज़ जो है वो जल्दी डेवलप होती जाती है। एक रास्ता जिसको हम कहते हैं वो उसमें काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाती है, और दोनों फिर फाइनली एक टीम है ना, या फिर जो अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ पर कल्पना की गई है, आधा आदमी और आधी औरत का दोनों मिलकर के एक पूरक बनते हैं, पूरा बनते हैं, तो वैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बने होते, तो हमें एक दूसरे के हिसाब से ढलना पड़ता है। कहीं भी जब एक रिश्ता बनता है, कायम होता है, आपका चाहे दोस्त भी है, चाहे कोई और भी तरह के रिलेशनशिप है, तो उसमें जो है आपको अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग करके उनको अप्रिशिएट करेंगे हम, लेकिन उनको हम साध उनका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, न कि उस बात को लेके अड़ जाएंगे। यानी कि डिफरेंसेस को बिल्कुल समाप्त किया जाएगा, और जितने आप डिफरेंसेस अप्रिशिएट करके समाप्त कर पाएंगे उतनी ही आपकी जो जोड़ी है वो मजबूत होती जाएगी ना। जो इंटीमेसी और आपकी फ्रेंडशिप है पति पत्नी के बीच में, वह उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। उसको हमेशा नर्चर करते रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करते रहना चाहिए, और उसको और गहरे से गहरा बनाते जाना चाहिए। और फाइनली इस तरह की स्थिति हो जानी चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है। पति पत्नी के बिना नहीं रह पाता, और पति जो है वो पत्नी के बिना नहीं रह पाता। तो इस तरह की एक स्थिति जो आ जाती है वो तभी आती है जब आपस के डिफरेंसेस जो है उनको आपने डिजोल्व कर दिया होता है, उनके सॉल्यूशंस निकाल लिए होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने परिवार के भीतर ही, जिसकी दोनों की श्रद्धा रहती है, जो आपके सीनियर लोग हैं, उनसे या तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल जो है हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प नहीं है। मैं क्लिनिक चलाता रहा हूँ
एम्स में काफ़ी सालों 20 साल तक चलाई, फैमिली क्लिनिक करके, मेडिको लीगल फैमिली क्लिनिक करके। एक उसमें कोर्ट में केसेस रेफ़र, पुलिस वाले केसेस रेफ़र करते थे, और काफ़ी लोग अपने आप भी आते थे जिनको पता था, और हफ्ते में 2 दिन हम लोग उस क्लिनिक को चलाया करते थे। बाद में मैंने, डॉक्टर ओपी मूर्ति थे मेरे असिस्टेंट एक, उन्होंने कहा कि मैं चलाऊँगा, तो हमने उसको दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हमने काफ़ी समय तक उस क्लिनिक को चलाया था, और ये मैंने एडवोकेट्स की रिकमेंडेशंस पे ही इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुतों ने महसूस किया कि इस तरह की फैमिली काउंसलिंग के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेडिको लीगल काम का एक हिस्सा होने के कारण मेल फीमेल का आपसे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है सारे ही फैमिली डिस्प्यूट्स में। तो आप ही इसके लिए कोशिश करें, और मुझे उनकी एडवाइस ठीक लगी, और मैंने इसको शुरू किया, काफ़ी देर तक चलाया भी, और बहुत अच्छे उसमें केसेस रिजल्ट्स आते हैं जैसे। और आप उसके साथ में आपको फैमिली एग्जिस्टेंस की जो समझ है वो बढ़ती जाती है समय के साथ में। फिर आपका एक वैल्यू सिस्टम फैमिली का बनना चाहिए, और लाइफ की प्रायोरिटीज़ को भी आपको सेटिंग कर लेनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में आपको कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पहले एडवांस में स्टाइल्स करना पड़ेगा। बच्चों के एजुकेशन है, घर बनाने का है, कितना आपकी इनकम है, कैसे क्या है, तो वो प्लानिंग जो है वो आप जॉइंटली जब करेंगे, अगर दोनों कमा रहे हैं और अगर नहीं भी कमा रहे हैं, तब भी जो है दोनों पार्टनर जब मिलकर के उस निर्णय को लेंगे एक सम्मति से, तो वह निर्णय आपका बहुत श्रेष्ठ होगा। उसके आगे पॉइंट आता है कि जो फैमिली डायनामिक्स है, यहाँ 2 फैमिली का मिलन है, तो दोनों की फैमिली डायनामिक्स समझने पड़ेंगे कि उनके यहाँ पिता का क्या वो है, जो भी स्टेटस है डिफरेंट लोगों का फैमिली के अंदर, तो वो आपको बहुत समझनी पड़ेगी। इस फैमिली डायनामिक्स में एक मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि पति और पत्नी दोनों जो हैं, देखिए, पति की फैमिली तो अनअवॉइडेबल है वाइफ के लिए, क्योंकि उसको उसमें उनके साथ रहना है, तो इसलिए उनके रुझान को समझना और उनमें एसिमिलेट हो जाना उसके लिए कंपलसरी होता है एक अच्छी शादी, सक्सेसफुल शादी करने के लिए। लेकिन पति पे ये दबाव नहीं होना चाहिए कि वह पत्नी की जो फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देगा। वो जब शेयरिंग शुरू होगी तो उसके कॉम्प्लिकेशन खड़े होंगे। खास करके उनकी सिस्टर्स और उनके हस्बैंड्स वगैरह जो होते हैं, वह सबसे बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करने वाला प्राणी रहते हैं एक फैमिली में। अपने लगाव के कारण अक्सर लड़कियां अपनी बहनों के और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनसे उनकी रिलेशनशिप जो है वह बहुत बार उनके हस्बैंड का मूड अपसेट करती हैं, या वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। तो इस बात का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो फैमिली डायनामिक्स हैं, जो फैमिली रिलेशनशिप है, उसको एक सीमा तक समझ के, अंडरस्टैंड करके और फिर ही उसको चलाना चाहिए। एक तरफ का झुकाव नहीं होना चाहिए, बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, न कि आप एक तरफ चीज़ की ओवरलोडिंग करके उसको झुकाव कर दें उसका। उससे फिर आपका जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा आपके फैमिली रिलेशनशिप में ना। अब बहुत से लोग प्रश्न उठते हैं कि साहब, कौन सी वाली शादी जो है वो हैप्पीनेस लेके आएगी, खुशी लेके आएगी? देखिए, दोनों मैरिज में खुशी ही खुशी है, अगर आप इन सब बातों में अपने आप को एक दूसरे में एसिमुलेट कर लेते हैं तो। अर्धनारीश्वर वाली स्थिति में अगर आ जाते हैं और दूसरा फैमिली डायनेमिक्स को ठीक से प्रोपोर्शन में चलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली डायनेमिक्स जो है वो दोनों को, यहाँ 2 फैमिलीज का मिलन है, तो उनकी सारी डायनेमिक्स को समझते हुए कहीं भी ऐसा न हो कि एक फैमिली की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है या आप इमोशनली उधर ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उससे गलतियाँ ही गलतियाँ होंगी आपके, है ना। तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल की तरह उसमें चलना चाहिए, न कि आप अपने इमोशन से गाइड हो करके और उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दें। तो हैप्पीनेस विल डिपेंड अपॉन यू। हैप्पीनेस शादी में वो अरेंज थी या उससे ज़्यादा वो आप लोगों के शादी के बाद के एक दूसरे के लिए डेडिकेशन। देखिए, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे के लिए डेडिकेशन और एक फेथफुलनेस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। इन 3 बातों का कोई शादी में इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है।
डेडिकेशन आपको देना ही पड़ेगा, फेथफुल आपको होना ही पड़ेगा। और जो फेथफुल नहीं रहते हस्बैंड या वाइफ, प्रकृति ही उनको समय के साथ में इतना कष्ट क्रिएट कर देती है। और उसके साथ ही साथ क्योंकि फैमिली अनस्टेबल रहती है, फैमिली की रिलेशनशिप स्टेबिलिटी पे नहीं रहती, तो बच्चों पे उसका असर पड़ता है और फाइनली पूरी जो फैमिली का रूप है वो बिल्कुल बदरूप हो जाता है, मैं ये कहूँगा। तो इसलिए ये बात फैमिली डायनेमिक्स और रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप का एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का आवश्यकता रहती है एक सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज के लिए। ना एक और प्रश्न उठता है कि अरेंज्ड मैरिज में क्या कोई चॉइस नहीं होती? नहीं, अरेंज मैरिज में भी चॉइसेस होती हैं। दोनों परिवार मिलते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो टूट जाती है। सगाई क्या मतलब, सगाई नहीं प्रोसीड करते हैं, वो आगे दूसरे को ट्राई करेंगे। तो हर आदमी का इसलिए 3-4 जगह पे बात चलती है। कहीं पे कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आती, कहीं कोई और चीज़ समझ में नहीं आती, तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चॉइस नहीं मिलती, चॉइस होती है। अब ये आपके पेरेंट्स पे, आप पे, फैमिली पे और आप सबसे महत्वपूर्ण आप स्वयं इसमें हैं, चाहे लड़का या लड़की जो भी हैं, वो दोनों व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब उनकी क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होती तब भी कुछ गड़बड़ होती है। अदरवाइज अगर वो उनकी दोनों की विजन है तो फिर निश्चित रूप से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बैठेगी, पेरेंट्स की भी, फैमिली की भी, सेलेक्ट करने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए बिल्कुल श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी। देखिए, अब आते हैं अपन डाइवोर्स रेट्स पे, दोनों में क्या फ़र्क है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो लव मैरिज है वहाँ पे करीबन काफ़ी ज़्यादा लव मैरिज होती हैं, उनका संख्या ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो वहाँ पे जो डाइवोर्स रेट है उसमें 40 to 50% है, यानी कि 40 से 50% तक शादियाँ जो हैं वो डाइवोर्स में एंड हो जाती है विदिन 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 10 साल लगा लीजिएगा। लेकिन वहाँ भी जहाँ पे अरेंज्ड मैरिज होती हैं, यूएसए में भी अरेंज्ड मैरिज में डाइवोर्स रेट 4% है। तो फ़र्क हो गया, 50% और 4% का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वही रहता है कि अरेंज मैरिज में कोई परिवार भी इन्वॉल्व होते हैं, दोनों परिवार इन्वॉल्व होते हैं, तहकीकात भी अच्छी होती है, दोनों का माइंडसेट भी एक जैसा जब होता है दोनों फैमिलीज़ का, तो बात बनती है। तो इसलिए ऐसी शादियां लंबे समय तक चलती हैं। और जो डाइवोर्स रेट है सिर्फ 4%, और जो लव मैरिज है उसमें 50% डाइवोर्स रेट। तो ये जो बात है ये समझने की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लव मैरिजेस में जो है थ्रू आउट वर्ल्ड जो है जो डाइवोर्स रेट है वो ज़्यादा है। इंडिया में नहीं, सब जगह ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसका कारण यही है कि परिवारों का आपस में मिलन न होने के कारण बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर इंडिपेंडेंट है, कोई उनको केयर करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई समस्या आ गई तो समझाने वाला नहीं है, क्योंकि लोग डरेंगे कि भाई ये तो अपना इन दोनों का मामला है, हम बीच में क्यों पड़े। तो इसलिए वो डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो जाती है। हिंदुस्तान में भी जो एक एस्टिमेट है कि 90% ऑफ द मैरिजेज जो है वो हमारी अरेंज होती हैं, 90%, पहले ही मैंने बताया आपको। और 90% मैरिजेज में जो डाइवोर्स रेट है वो सिर्फ 1% है। तो नतीजा क्या निकला कि जो अरेंज्ड मैरिज हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और जो लव मैरिजेज हैं उनमें डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब ये मतलब ये स्थिति आपके सामने स्टडी का मैटर है। तो फिर इसका कंक्लूजन फिर क्या निकालें? कंक्लूजन यही है कि शादी करते वक्त अरेंज मैरिज खास करके वो लंबी इसलिए चलती हैं या इनसेपरेबल इसलिए रहती हैं क्योंकि बहुत से फैक्टर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट,
दोनों फैमिलीज़ की वैल्यूज़ शेयर होंगी तभी तो वो शादी का डिसीजन लेंगे। दोनों फैमिलीज़ के गोल्स जो हैं वो लगभग एक वही होंगे। उनकी एथिकल एस्पेक्ट है वो भी लगभग एक होगी। उनका कमिटमेंट एक दूसरे का लिए, यहाँ इंडिविजुअल तो कमिटमेंट है ही, फैमिलीज़ का भी कमिटमेंट आपस में है, ठीक है ना। वैल्यूज़ एंड गोल्स भी दोनों फैमिलीज़ की एक ही के करीब होगी तभी तो कब बात बनेगी। फिर उनका जो डिफरेंसेस को, क्योंकि शायद परिवार के साथ मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वो डिफरेंसेस सारे इसमें सेट आउट हो जाएंगे। जब परिवार दो मिलते हैं तो बहुत सी चीज़ें चारों तरफ से आपको एक तारतम्य बनता है सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ में और सब चीज़ों के साथ में, वह आपको कमिटमेंट, ग्रेटर कमिटमेंट, लव, अफेक्शन एंड इंटीमेसी देता है। और उसके कारण ये जो बंधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुगठित और बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाता है। और फिर डिफरेंसेस के लिए एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस आती है, क्योंकि जब 8 आदमी है तो डिफरेंट तरह के होंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर भी होगा, कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत गुस्से वाला है, सब है। तो वो एक डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि देयर इज एक्सपोजर टू मल्टीपल पीपल, तो वो भी एक एक्सेप्टेंस, जो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की बात है वो भी बहुत अच्छी, जो कि आपकी लव मैरिज में नहीं होंगे। वहाँ तो 1:1 है ना, बात किसी की है या नहीं है। पर यहाँ पे हो सकता है कभी आपको लड़की के चाचा से कुछ बात हो जाए, या लड़की की कुछ बात जो लड़के के चाचा हैं उनसे हो गई, लेकिन वो सब आपस में एडजस्ट हो जाता है। यानी कोई एक ऐसी सिम्बायोसिस की सिचुएशन बनती है कि सब एक दूसरे के साथ फाइनली प्रसन्न होकर रहते हैं। और थोड़ी बहुत कभी कोई बात हो भी जाती है तो सारा कुछ वो उसके लिए एक्सेप्टेंस हो जाती है, एसिमिलेशन हो जाता है। क्यों कि यहाँ पे इतने जब लोग हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। सो देयर इज इफेक्टिव एंड लार्जर कम्युनिकेशन सबके बीच में। तो उससे जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट जो है व्यक्तियों का, वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में बहुत अच्छा होता है। और ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा सहायक फैक्टर होता है ना। कि देखिए कन्फ्लिक्ट तो हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन उसका रिजोल्यूशन हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। और ये सब आपको डिफरेंट तरह के चारों तरफ लोग होने पे और उनसे डिफरेंट तरह के आपके संबंध होने से आपके कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो कई टाइम उसमें बढ़ जाती है। तो इस सब के कारण जो है कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि अरेंज फ्रीडम है आपकी, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस, कि आप लव मैरिज के लिए जाएं, कि आप लव कम अरेंज मैरिज में जाएं, ठीक है, या फिर आप प्योरली लव मैरिज में जाएं, ये आपका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जो कुछ बातें मैंने कही हैं उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक स्टेबल मैरिज आपकी और अच्छी मैरिज, सुखी मैरिज बनेगी। अन्यथा जीवन भर बहुत लोग बेचारे जैसा जीवन यापन करते हैं शादी में, शादी के ड्यूरेशन में भी और शादी के बाद भी, या एक पार्टनर की मृत्यु होने के बाद भी, उनकी स्थिति पे मैंने बहुत ऐसे केसेस डील किए हैं, बहुत केसेस देखे हैं, वो वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति में जीते हैं। धन्यवाद।